मेंटोर AK सिंह और आज फिर हम अपनी नेक्स्ट क्लास देखेंगे लाइब्रेरी साइंस की, यानी कि लाइब्रेरी की नेक्स्ट क्लास देखेंगे। और जो हम तैयारी कर रहे हैं यानी कि KVS की और NVS, जो NVS का जो पेपर है उसकी तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो वीडियो है आपके KVS NVS GSSSB और जितने भी लाइब्रेरी एग्ज़ाम है उसके लिए सूटेबल है। तो आज थर्ड क्लास है, तो थर्ड क्लास में हम देखते हैं कि लाइब्रेरी में कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं और हर बार देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, भारत में विकास के रूप में सार्वजनिक पुस्तकालय का शुरुआती आंदोलन आरंभ हुआ था, तो वो हुआ यानी कि बड़ोदरा से स्टार्ट होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो बड़ोदरा वाला आंदोलन है सबसे इम्पोर्टेंट आंदोलन है पुस्तकालय यानी कि सार्वजनिक पुस्तकालय की शुरुआत के लिए। तो इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ही इम्पोर्टेंट है आज के जो सेशन है क्लास नंबर 3 में। चलिए आगे चलते हैं। पुस्तकालय विकसित होता है और अंतहीन विकसित होता है, ये क्या है? तो ये है पुस्तकालय विज्ञान का 5वां नियम है, यानी कि जो CC यानी कि रंगनाथन के जो 5 नियम हैं उनमें से पुस्तकालय विकसित होता है। तो ये वाला 5वां नियम है, यानी कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस आपको पता होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। भारत में पुस्तकालय कानून के अनुसार भारत में सार्वजनिक पुस्तकालय के निर्देश कौन है, यानी निर्देशक कौन है? तो वो है राज्य स्तर पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। ये क्वेश्चन जो अगर आप KVS NVS इस तरह के पेपर दे रहे हैं तो क्या नाम कम पूछा जाएगा। अगर DSSSB और राजस्थान का जो पेपर हुआ था लाइब्रेरी साइंस का, उस तरह के पेपर में अगर क्वेश्चन देख रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। भारत में राज्यों की संख्या जहां वर्तमान में पुस्तकालय कानून है, तो यानी कि जो भारत में जो वर्तमान संख्या है उसमें से कितनी संख्या है? तो इसका आंसर 11, 16, 18 इनमें से कुछ नहीं होगा, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। एक आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में पुस्तकालय कानून कहाँ, यानी कि टोटल जो राज्य हैं उनमें कितने में सार्वजनिक पुस्तकालय है या राज्य के पुस्तकालय, ये पूछा जाता है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। स्वतंत्रता के बाद पहली बार पुस्तकालय कानून अधिनियम किया गया था, तो वो आपका था तमिलनाडु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। भारत में बुक वीक किस माह में मनाया जाता है? तो वो हो जाएगा नवंबर। आपने सेकंड जो वीडियो थी यानी कि सेकंड क्लास थी हमारी, उसमें भी देखा था कि पुस्तकालय वीक यानी कि लाइब्रेरी और पुस्तकालय वीक, इस तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। भारत में कब और कहाँ पुस्तकालय विज्ञान की शिक्षा प्रारंभ की गई थी? तो वो थी बड़ोदरा, यानी कि बड़ोदरा में 1991। मैंने आपको पहली वीडियो यानी कि क्लास 1 में आपको बताया था कि लाइब्रेरी के जो कोर्स हैं यानी कि BLIEV, MLIEV, MPhil, PhD, ये जहाँ जहाँ शुरू हुए हैं पहली बार, और सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस का कोर्स, ये कहाँ कहाँ शुरू हुए थे, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता था। इसलिए आप इस चीज़ का ध्यान रखना कि पुस्तकालय विज्ञान का जो कोर्स है, जो सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस कहाँ से शुरू हुआ, बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस कहाँ से शुरू हुआ, मास्टर इन लाइब्रेरी साइंस कहाँ से शुरू हुआ, MPhil इन लाइब्रेरी साइंस कहाँ से शुरू हुआ, और PhD इन लाइब्रेरी साइंस कहाँ शुरू हुआ। तो ये क्वेश्चन जो 5 क्वेश्चन हैं इनको याद रखना, ये कई बार पूछे जाते हैं, चाहे वो DSSB हो, चाहे राजस्थान का पेपर हो लाइब्रेरी साइंस का, चाहे KVS का हो, चाहे NVS का हो। इनमें ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहली बार लाइब्रेरी साइंस के जो कोर्स है कहाँ कहाँ शुरू हुए थे। चलिए आगे चलते हैं। ALA यानी अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन में
ने पुस्तकों के प्रति प्यार को बढ़ावा देने के लिए और पढ़ने के लिए डैश की स्थापना की, यानी कि किसकी स्थापना की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो ये है कोल्ड कोट मेडल, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक पुस्तकालय की खुली पहुंच प्रणाली निर्देशित करते हैं, यानी कि देखिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी फर्स्ट क्लास में आपको बताया था 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यानी 5 नियम जो है 5 लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस से क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, किसने दिया, यानी कि संस्थापक कौन है। ठीक है, सबसे पहला। दूसरा क्वेश्चन है वर्ष कब कब आई। तीसरा कि 5 लॉ में जो है 5 लॉ में क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं, तो ये इम्पोर्टेंट है, यानी कि खुली पहुंच प्रणाली का निर्देश है तृतीय नियम, यानी तीसरे नियम में आपको बताया गया है कि क्या क्या। सबसे पहले आपको फर्स्ट इम्पोर्टेंट है जो हर बार ज़्यादातर पूछा जाता है, 5वां इम्पोर्टेंट है, तीसरा इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं, तीसरा दूसरा और चौथा रेयर ही केस में पूछे जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। पाठन सामग्री और कुशल संरक्षण का स्पष्ट संगठन निहित है, यानी कि निहित है तो वो है चौथे में, यानी कि चौथा जो है, देखिए अभी कह रहा था मैं कि चौथा, दूसरा और चौथा बहुत ही रेयर केस में पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो नियम है इस तरह के संगठन और कुशल संरक्षण के ऊपर है, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, पहला भारतीय विश्वविद्यालय जिसमें पुस्तकालय विज्ञान में डिप्लोमा को डिग्री के रूप में बदला, यानी कि जो डिप्लोमा है उसे डिग्री के रूप में बदला, यानी स्नातक की डिग्री, यानी ग्रेजुएशन की डिग्री एक तरह से। तो वो कौन सा था, वो दिल्ली विश्वविद्यालय था, यानी कि दिल्ली विश्वविद्यालय। आपसे जैसे मैं क्वेश्चन पूछ रहा था कि सर्टिफिकेट इन लाइब्रेरी साइंस है, फिर बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस है, इस तरह के जो कोर्स हैं, तो ये उस चीज़ की बात कर रहा है डिप्लोमा को किसमें, स्नातक में, स्नातक की डिग्री में परिवर्तन करने वाले कौन से विश्वविद्यालय है, तो वो है दिल्ली विश्वविद्यालय। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। गत समावधि में विभिन्न स्रोतों के जानकारी का संग्रह और प्रभावधन के रूप में कौन जानता है, तो वो है SDI, यानी कि SD। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, पोटैटो किस रूप में माना जाएगा, यानी स्रोत के रूप में पूछा जाता है। जो स्रोत वाली बात है ये आपको पता होना चाहिए अगर आप लाइब्रेरी साइंस के तौर पर जॉब को पाना चाहते हैं, तो कि 3 स्रोत हैं, यानी प्राथमिक स्रोत, द्वितीय स्रोत और तृतीयक स्रोत। इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर आप लाइब्रेरी साइंस का कोर्स करते हैं तो उसमें एक स्रोत का चैप्टर आता है, तो उसमें आपको ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा पहला, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्राथमिक स्रोत। चलिए आगे चलते हैं, ISSN का संदर्भ, यानी कि ISSN की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखना, यानी कि इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ISBN ये भी आपको पता होना चाहिए, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर, और ISSN नंबर, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, दोनों चीज़ों का ध्यान रखिए। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। रंगनाथन के अनुसार पाठन सामग्री पर खर्च करने के लिए पुस्तकालय बजट के कुल पैसे का कितना प्रतिशत होना चाहिए, तो वो होना चाहिए 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक तकनीक जो पुस्तकालय के अंदर सर्वशिक्षण, यानी कर्मचारियों के प्रशिक्षण करती है, यानी कि प्रशिक्षण के लिए यानी एक तरह से जो कोऑर्डिनेशन होता है, यानी कि समलिन भागीदारी, यानी कि एक तरह से जो आप पोस्ट कोर वाली चीज़ें पढ़ते हैं, यानी कि पोस्ट कोर वाली जो चीज़ें हैं वही एक तरह से भागीदारी, किसी के साथ में कोऑर्डिनेशन, या
ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेगी। जब तक कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, अगर आप लाइब्रेरियन हैं और आपके नीचे जो काम कर रहे हैं उनमें से आपका और उनका कोऑर्डिनेशन नहीं होगा, तो लाइब्रेरी एक तरह से अच्छी तरह से चलने के लिए नहीं तैयार रहेगी। चलिए आगे चलते हैं। प्रबंधन का मुख्य पहलू है तो वो है सभी चीज़ें हैं। देखिए, किसी भी लाइब्रेरी या किसी भी प्रबंधन के लिए आपके पास बजट भी होना चाहिए, ठीक है, एक बिल्डिंग भी होनी चाहिए, एक कर्मचारी भी होने चाहिए यानी कि एम्प्लॉय भी होने चाहिए, फिर उसमें सामान भी होना चाहिए, आइटम्स भी होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट है। सबसे प्रदर्शन विश्लेषण, बजट, लागत, और ये सब चीज़ें जब इम्पोर्टेंट है तो इसका आंसर हो जाएगा सभी चीज़ें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। PPBS तकनीक का विकास किसके द्वारा किया गया, तो वो है कॉरपोरेशन, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। PERT की फुल फॉर्म क्या है, तो PERT की फुल फॉर्म पूछी गई, तो PERT की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, प्रोग्राम इवोल्यूशन रिव्यू टेक्निक, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। जितनी फुल फॉर्म है आप सारी फुल फॉर्म लिख लीजिए। फुल फॉर्म ज़्यादातर पूछी जाती है, यानी कि जिस तरह से रंगनाथन यानी कि 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पूछे जाते हैं, कम से कम इससे 6 से 7 क्वेश्चन मिलेंगे। इस तरह से ही आपको इसी तरह से फुल फॉर्म के ऊपर क्वेश्चन पूछे जाएंगे, यानी कि फुल फॉर्म के ऊपर भी आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कब शून्य आधारित बजट सर्वप्रथम तैयार किया, यानी सीधे सीधे बात है, सबसे पहले शून्य आधारित बजट कब पारित किया गया था, तो 1970 में पारित किया गया था। और एक 0-20 बजट के ऊपर ये क्वेश्चन है कि आपसे ये पूछा जाता है। अब तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि आप वर्ष पूछा जाएगा, यानी कि वो किसी भी चीज़ में लाइफ साइंस में वर्ष पूछा जाएगा। फिर आता है उसका संस्थापक और फिर उसका स्थान, यानी कि स्थान प्लेस पूछा जाएगा, यानी कि ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। प्लेस, वर्ष, स्थान, संस्थापक, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। यह जीरो बेस बजट है, तो इसमें सर्वप्रथम कब आया, तो ये था 1970। और कौन से संस्थान में आया, कहाँ पर आया, तो ये भी पता होना चाहिए आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। किसके द्वारा योजना के 5 चरण तैयार किए गए हैं, तो वो है एच फ्यूल, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। पुस्तकालय का प्रणाली विश्लेषण किसके अंजमन होता है, यानी कि अंजाम होता है, तो ये है इसके केवल पुस्तकालय के दिनचर्या, विकास, कार्यक्रम, सेवा, प्रदर्शन, मूल्यांकन, तो ये सभी हो जाएंगे इसका, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 देखते हैं। थीसिस विकास, यानी थीसिस का जो उदाहरण है, यानी थीसिस किसका उदाहरण है, थीसिस है परंपरागत दस्तावेज, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए थीसिस हो गया, एक बुक हो गया, बिब्लियोग्राफी हो गया, फिर आती है हमारी पीरियोडिक जो चीज़ें होती हैं, ये किस किस के उदाहरण है, ये आपसे पूछा जा सकता है। या ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सा स्रोत है, प्राथमिक स्रोत है, द्वितीय स्रोत है, तृतीय स्रोत है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ये कई बार क्वेश्चन आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। किस वर्ष पुस्तकालय विज्ञान के 5 कानून प्रकाशित किए गए थे, तो वो है 1931। इंपॉर्टेंट है 1931। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। यूजीसी के शैक्षिक पुस्तकालय के लिए प्राप्त को क्या कहते हैं, यानी कि क्या कहते हैं, तो संदर्भ अनुदान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, वर्गीकृत सूची में मुख्य प्रविष्टियों की क्या व्यवस्था है, तो वो है वर्गीकृत योजना के अनुसार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। अनुक्रम
अवधिकरण हम क्या प्रदान करती है, तो वो है एक तरह से लेखों के पूर्व बिब्लियोग्राफिक वर्गीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। INB यानी कि इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी की आवृत्ति है, तो वो है मानसिक, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए, एक तरह से जैसे ये कह रहा है कि ये क्वेश्चन इस तरह भी पूछा जा सकता है आपसे, जो INB है यानी कि बिब्लियोग्राफी है, 2-3 जर्नल का नाम देकर आपसे पूछा जाएगा कि ईयरली प्रकाशित होते हैं, यानी कि ईयर, सप्ताह यानी कि वीकली, फिर आता है मांस यानी कि एक तरह से मंथ, और फिर तृतीय यानी कि 3 महीने में एक बार, 3 महीने में, 6 महीने में, साल में, वीकली, मंथली, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है। मासिक हो गया, फिर आ गया साप्ताहिक, वार्षिक, त्रैमासिक, 6 मासिक, इस तरह से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी, 2 क्वेश्चन देखिए। इंडियन नेशनल बिब्लियोग्राफी INB से में शामिल भाषा पुस्तकालयों की संख्या यानी कि पुस्तकों की संख्या क्या है, तो वो है 14। यानी कि जो INB है, INB की जो इंडियन बिब्लियोग्राफी है उसमें एक तो यानी कि इसमें आ जाएगी 14 भाषाओं में उसकी प्रकाशन होता है, एक तरह से शामिल है, प्रकाशन होता है, शामिल है। ये सब चीज़ें आपसे अलग अलग तौर पर या अलग अलग घुमाव तौर पर पूछी जा सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? नक्शा, तालिका और चार्ट आदि का संग्रह कहलाता है, तो वो है एटलस, यानी कि एटलस आपको पूछा जाता है। और एक चीज़ और पूछी जा सकती है, एटलस क्या है? एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया तो प्राथमिक स्रोत है, द्वितीयक स्रोत है, तृतीयक स्रोत है, या फिर एटलस का कौन से उसमें आती है, हिस्ट्री में आती है, किस में आती है, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जा सकती है। और उसका UDC में क्या नंबर होगा, DDC में क्या नंबर होगा, तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है। दस्तावेज का अनुवाद है, तो वो है, अनुवाद क्या है, स्रोत ही नहीं है। दस्तावेजों का अनुवाद क्या है, स्रोत ही नहीं है। यानी कि जैसे देखिए अभी क्वेश्चन आ रहा है प्राथमिक, द्वितीय और तृतीयक स्रोत आ रहा है, तो इसी तरह ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नक्शे, तालिका और चार्ट क्या है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि जो हिस्टोरिकल मूवमेंट है यानी कि बिल्डिंगें हैं वो क्या है, वो कौन से स्रोत है, प्राथमिक स्रोत है, द्वितीयक स्रोत है, तृतीयक स्रोत है, तो कौन से स्रोत हैं, तो ये सब चीज़ें आपसे पूछी जाती है। या फिर आपसे पूछा जाएगा मैप जो है इंडिया का, जो मैप है वो कौन सा स्रोत है, प्राथमिक स्रोत है, द्वितीयक स्रोत है, तृतीयक स्रोत है। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, ये क्वेश्चन इस तरह के लाइब्रेरी साइंस में घुमा फिरा पूछे जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 पे देखते हैं। वह स्रोत जो मुद्रित प्रपत्र में मुख्यतः उपस्थित होते हैं डैश स्रोत कहलाते हैं, तो वो स्रोत है यानी कि एक तरह से पुस्तकें हैं। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि वो कौन से स्रोत हैं, जैसे अभी हमने देखा प्राथमिक है, द्वितीय है, तृतीय है, तो ये भी पूछा जा सकता है। वैसे इसका आंसर होगा पुस्तकें, यानी कि जो प्रिंट हो के आती हैं, मुद्रित प्रपत्र होते हैं मुख्यतः, वो होती है पुस्तकें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। पुस्तकालय योजना में संख्याओं को किसके द्वारा अभिकलिप या संप्रेषण किया जाता है, तो वो है फिनिक अनुभाग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। एक डाटाबेस किसका संग्रह करता है, तो वो है सीन यानी पठनों का, यानी कि एक तरह से जब उसमें यानी कि सीन में पठनीय रूप को रिकॉर्ड, एक तरह से रिकॉर्ड रखने का काम करता है। एक जो डाटाबेस, किसी भी डाटाबेस में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा डाटा डाटाबेस किस लिए रखा जाता है, तो डाटाबेस लाइब्रेरी साइंस में हमारा इसलिए रखा जाता है कि जिससे हम पाठक को किस तरह की बुक चाहिए और कहाँ उसने कौन कौन सी किताब ली है और किस तरह से उसका जो आगे वाला आने वाला टाइम है उस तरह की बुक उसको प्रोवाइड करा जा सके। तो डाटाबेस इंपॉर्टेंट है किसी भी लाइब्रेरी साइंस के लिए, इस चीज़ का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। ई पुस्तकों का अर्थ है, तो ई पुस्तकों का अर्थ क्या है, इलेक्ट्रॉनिक रूप में उपलब्ध कोई भी पुस्तक, यानी कि जैसे
इसका आंसर देखिए, यानी कि ई पुस्तक यानी कि ई बुक, एक तरह से आपने देखा होगा कि गूगल पर जब आप देखते हैं गूगल बुक, तो गूगल बुक पर जो आप बुक पढ़ते हैं वो ई बुक का पार्ट है। यानी कि जितने भी आप मोबाइल में इलेक्ट्रॉनिक तौर पर पढ़ रहे हैं किताब, वो ई बुक में के तौर पर आती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें, जितनी बुक आप मोबाइल में, कंप्यूटर में ये सब चीज़ें पढ़ेंगे वो इलेक्ट्रॉनिक बुक है, और जो हैंड यानी कि मुद्रित रूप में पढ़ेंगे तो वो है पुस्तकें। ई बुक और पुस्तकों में ये डिफरेंस है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। वर्गीकृत यानी कि क्लासिफिकेशन की किस योजना में 999 की संख्या फ्री एक्स्ट्रा टेरिटोरियल विषय में है? तो वो है, इसका आंसर हो जाएगा कॉलम वर्गीकरण, या दोनों में ही है, यानी कि सीसी और ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। एक शीर्षक जो अंगीकृत रूप से विषय के लिए प्रासंगिक है वह विषय है, तो वो है यादी विषय, यानी कि एक तरह से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। कैटलॉग कार्ड जो वर्ण के 3 स्तर प्रदान करता है तो वो कहलाता है, यानी कि ASCII भी होता है, शब्दकोश कैटलॉग होता है, वर्गीकृत कैटलॉग कार्ड होता है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सभी। और AACR यानी कि AACR2 और AACR1, इसका ध्यान रखना क्योंकि वर्ष पूछे जाते हैं और कब कब इनके संस्थापक, यानी कि कहाँ से संस्थापन हुए, कहाँ से वर्ष है, कौन से वर्ष में प्रकाशन हुए। वर्ष का तो क्वेश्चन हर ज़्यादातर कई बार पूछा गया NVS में, तो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। निम्न में से किस कोड को विषय कैटलॉग के लिए पूर्व कोडिफिकेशन माना जाता है? तो वो है रंगनाथन के कोड, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। स्थानों के संबंध में पुस्तकों का कैटलॉग क्या है? तो वो है व्यापार कैटलॉग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। एक डाटाबेस में सूचना का भंडार और निरूपण तथा सर्व संस्करण करने के लिए क्या होता है? तो वो है सूचना प्रकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं। क्रियाओं का अनुक्रम जिसके प्रमाण स्वरूप उपेक्षिकृत जानकारी प्राप्त होती है तो कहलाता है पुनः प्रवृत्ति प्रणाली, यानी कि एक तरह से ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए। चलिए आगे चलते हैं। 43 देखते हैं। 43 क्या कह रहा है? CSD और ISS पैकेज का माइक्रो संस्करण लिखता है, तो वो है फ्रिक्शनल भाषा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है? कंप्यूटर की किस पीढ़ी में, यानी कि वैक्यूम ट्यूब कह रहा है। देखिए ये चीज़ आपको मैं पहले ही कह रहा था कि जो लाइब्रेरी साइंस है, अगर आप हिंदी में पढ़ेंगे तो आपको बहुत अटपटे वर्ड मिलेंगे, इसलिए इंग्लिश में बहुत सारी चीज़ें अलग मिलती है। तो यहाँ पे ये बात कर रहा है वैक्यूम ट्यूब की, यानी वैक्यूम ट्यूब की बात कर रहा है। तो वैक्यूम ट्यूब उपयोग करी जाती थी, आपको पता ही है कि सबसे पहला जो कंप्यूटर था, यानी फर्स्ट पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। निम्न प्रकार की स्मृति में से कौन सी अस्तित्व में, यानी कि एक तरह से मेमोरी की बात करें, स्मृति आप देख के घबराए ना, तो मेमोरी की बात करें तो मेमोरी की बात में ये कहता है कि स्थाई एन, तो वो है रोम, RAM, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो इसकी बात कर रहा है। चलिए 46 देखते हैं। 46 क्या है? 8 बिट्स स्कीम कहलाती है, तो वो है बाइट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा आपको कि MB दे दिया जाएगा कि इतना MB, यानी कि 1 MB को कन्वर्ट आप करके आपको बताना है कितने KB होगा, या फिर KB दे दिया जाएगा, उसे कन्वर्ट करना है MB में। तो ये सब चीज़ें आपको कन्वर्ट करने के लिए एक क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। क्वेश्चन नंबर 47। UGC पुस्तकालय
समिति के अनुसार पुस्तकालय कर्मचारियों की किस श्रेणी के अधीन पुस्तकालय अध्यक्ष समूहबद्ध है? तो वो है शिक्षण, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। किसके उपयोगकर्ताओं के संरक्षण सबसे उपयोगी है? तो वो है सार्वजनिक पुस्तकालय, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं हम। निम्न में से कौन से पुस्तकालय प्रयुक्त शिक्षा से संबंधित है? तो वो है पी पेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। पाठकों की शुरुआत का अर्थ है? तो वो है अभिविन्यास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी ए हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो ठीक है बच्चों, आज की जो क्लास में हमने जो 50 क्वेश्चन देखे वो 50 क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यानी कि जो अभी आपका एनवीएस का एग्ज़ाम आ रहा है उसमें इस तरह की क्वेश्चन आपको देखने मिले। लाइब्रेरी साइंस में सबसे बड़ी बात ये है, अगर आप ओल्ड पेपर पढ़ लेते हैं तो सबसे आसान आपका लाइब्रेरी साइंस का पेपर निकालना हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन लाइब्रेरी साइंस में चेंज नहीं होंगे और चेंज बिल्कुल भी नहीं होंगे। यानी कि आपको जैसे ये लिखा हुआ मिला है, अगर ये किसी भी, यानी कि ये क्वेश्चन केवीएस के क्वेश्चन है, तो केवीएस के क्वेश्चन अगर आपको देखने मिले तो घुमा फिरा के वही क्वेश्चन आपको एनवीएस में भी देखने को मिलेगा। अगर 5 लाइफ ऑफ लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस है तो वो आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। जितने भी सारी चीज़ें हैं वो आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि लाइब्रेरी साइंस में क्वेश्चन चेंज होने का कोई सवाल नहीं है। अगर लाइब्रेरी साइंस में क्वेश्चन चेंज होता है या फिर अलग आता है तो वो है अगर कोई चीज़ ऐड होती है, यानी कि अगर आज के टाइम पे, यानी आज के दिन पे लाइब्रेरी साइंस की है, कोई लाइब्रेरी खुले या फिर लाइब्रेरी साइंस का नया रूल आ जाए तो तभी ऐड होगा उसमें, नहीं तो कोई रूल ऐड नहीं होगा। जैसे 22वां और 23वां संस्करण सीसी का है तो वो भी पूछा जा सकता है। यूडीसी में कितने संस्करण है ये पूछा जाता है। तो ये सब चीज़ें ऐड होने पे ही पूछे जाते हैं और इधर उधर की चीज़ें नहीं पूछी जाती, यानी कि पैट क्वेश्चन है। और पैट क्वेश्चन आपको कहाँ से मिलेंगे? जितनी भी अभी तक लाइब्रेरी साइंस में पेपर है, चाहे वो राजस्थान का हो चाहे कहीं का भी हो, आप उन्हें ओल्ड पेपर की किताब, कोई सी भी अच्छी किताब ली और पढ़ ली सारी, और उन्हें अच्छी तरह पढ़ लें, जिससे आपको लाइब्रेरी साइंस का पेपर आपका जो यानी लाइब्रेरी साइंस का जो पार्ट है वो आप कवर कर सकें। ठीक है बच्चों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद है। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।